साल है 2022 और चलिए बातें कर लेते हैं कुछ एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। मतलब वो स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन लोग ही खोल सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन मतलब वे लोग जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ऊपर हो चुकी है, जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जस्ट रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट होने के बाद या फिर रिटायरमेंट होते समय उनको कुछ पैसे मिलेंगे एज ए रिटायरमेंट पर्पस, और उन पैसों को वे लोग एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहाँ पर उनकी जो भी पैसे हैं वो सिक्योर्ड रहे, उनको अच्छे खासी रिटर्न भी मिल सके और वहाँ पर उनको कुछ टैक्स की रिबेट भी मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्कीम उनको सजेस्ट करने वाला हूँ जहाँ पर उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 100% सिक्योर्ड रहेगी, वहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छी खासी उनको मिलेगी और वहाँ पर उनको टैक्स की कुछ रिबेट भी मिल जाया करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मेरे हिसाब से भारत की सबसे बेस्ट सीनियर सिटीजन स्कीम है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग प्राप्त हुई होती है। मतलब यहाँ पर जो भी पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उन पैसों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी रहती है। मतलब यहाँ पर अगर सिक्योरिटी एस्पेक्ट को देखें तो पैसे हमारे काफ़ी सेफ है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर भी खोल सकते हैं। बैंक में मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर हम खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम 5 सालों के लिए खोल सकते हैं और अगर हम चाहे आफ्टर मैच्योरिटी मतलब 5 साल होने के बाद इस स्कीम को हम अगले 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार हम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम मिनिमम 1000 रुपये से ही खोल सकते हैं और अगर मैक्सिमम की बातें करें तो 15 लाख रुपये तक हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 15 लाख से ऊपर अगर हम चाहे तो हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो 7.4% इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एवरी क्वार्टर यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग जब भी हम खोलेंगे अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को, उस समय जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो पूरी की पूरी टेन्योर में सेम रहेगी। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं करती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगी वो एवरी क्वार्टर मतलब एवरी 3 महीने में हमारे जो सेविंग अकाउंट है उस पर क्रेडिट कर दिया जाता है और वो जो इंटरेस्ट है वो हमारी एवरी क्वार्टर मतलब हर साल 5 सालों तक इंटरेस्ट यहाँ पर पे आउट के तौर पर हमें लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब मैच्योरिटी के समय हम जितने रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया है वही पैसे हमें रिटर्न के तौर पर मिल जाया करती है। अगर टैक्स की बातें करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80 से 1.5 लाख रुपये तक। लेकिन जो भी हमारे पैसे एज ए इंटरेस्ट हम एक्यूमुलेट करेंगे उस पर हमें TDS पे करना पड़ेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी हमारी इंटरेस्ट इनकम होगी वो हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अंदर ही आ जाती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ ETT टैक्स रिबेट मतलब मिलती है। मतलब एक ही एग्जाम्पशन है और बाकी 2 टैक्सेशन यहाँ पर लागू हो जाती है। दूसरी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना। प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड स्कीम है, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव LIC स्कीम है। मतलब प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना को हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिस पे जाकर ही खोल सकते हैं। इसको हम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना की मैच्योरिटी पीरियड होती है 10 सालों की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.5 लाख रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पर 15 लाख रुपए। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह ही है 7.4% और जो पे आउट ऑप्शन है यहाँ पर 4 पे आउट ऑप्शन हमें मिलती है। मतलब जो इंटरेस्ट है वो हम चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं उस इंटरेस्ट को, अगर हम चाहे तो क्वार्टरली भी ले सकते हैं, अगर हम चाहे तो हाफ ईयरली भी ले सकते हैं और अगर हम चाहे तो ईयरली भी एक ही साथ ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना में जब भी स्कीम की 3 साल क्रॉस हो जाएगी उसके बाद अगर हम चाहे तो हमारी जितनी भी एक्यूमुलेट अमाउंट है उससे हम 75% तक लोन अमाउंट के तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पर अगर टैक्स इम्प्लीकेशन की बातें करें तो ये भी एक ETT स्कीम के अंदर ही आ जाती है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 80C के तरह अंदर हम 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं, लेकिन जो TDS है और जो टैक्स इम्प्लीकेशन है इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन वो यहाँ पर सेम ही रहेगी जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हुआ करती थी। तीसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉन सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन के लिए ही होती है, लेकिन ये जो
पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, इसको अगर हम चाहे तो नॉर्मल सिटीजन भी खोल सकता है, लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन की बातें करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ही है, तो सीनियर सिटीजन के लिए भी ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की बातें करें तो ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड स्कीम है और यहाँ पर जो भी मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है वो रखी गई है 5 सालों की। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जो पे आउट ऑप्शन है वो रखा गया है मंथली, इसका नाम ही है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। मतलब जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगी वो एवरी मंथ हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में वो दिया जा रहा है 6.6% और ये भी सेम रहती है पूरी की पूरी 10 ईयर पे। एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिव्यू करती है, लेकिन अगर बढ़े भी या फिर घटे भी इससे कुछ मैटर नहीं करता। जब भी हम खोलेंगे, जिस समय हम खोलेंगे, जो इंटरेस्ट रेट हमें दिया जाएगा पूरी की पूरी 5 साल के 10 ईयर पर हमें सेम ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल जाया करेगी। यहाँ पर अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो 1500 रुपये है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और अगर मैक्सिमम की बातें करें तो यहाँ पर 2 कंडीशन रखी गई है। अगर हम सिंगल खोलते हैं अपने नाम पर तो 4.5 लाख रुपये तक खोल सकते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, और अगर हम अपने किसी भी परिवार के साथ जॉइंटली खोले तो यहाँ पर 9 लाख रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अगर व्यय वंदना योजना की तुलना करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी यहाँ पर जो अमाउंट रखी गई है वो कम रखी गई है। अगर टैक्स इम्प्लीकेशन की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस MIS में हमें किसी भी तरह की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पर हमें 80C के तहत टैक्स रिबेट भी नहीं मिलती है, और यहाँ पर हम जो भी पैसे एक्यूमुलेट होगी वो पैसे पर हमें सभी प्रकार के टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, TDS डिडक्ट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ जब भी हमारी इंटरेस्ट क्रेडिट होगी हमारी सेविंग अकाउंट में, लेकिन फाइनली जब हम ये अकाउंट जब मेच्योर हो जाएगी उस समय पूरी की पूरी टैक्स इम्प्लीकेशन हमें पे करना पड़ेगा, जब जिस साल भी ये जो स्कीम है ये यहाँ पर मेच्योर हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथी स्कीम है बैंकों की फिक्स डिपॉजिट। अब जब भी कोविड-19 पेंडेमिक आया था उसके बाद बहुत सारे बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग तरह की स्पेशल स्कीम को लॉन्च कर दिया। मतलब पोस्ट कोविड-19 बहुत सारी ऐसी स्पेशल स्कीम अलग अलग बैंकों ने लॉन्च किया है जहां पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी बढ़ा दी है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI वी केयर डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया। वही HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB सभी बैंकों ने अपनी सीनियर सिटीजन के लिए अपनी जो रेगुलर इंटरेस्ट रेट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाकर अलग अलग तरह की स्पेशल स्कीम को लॉन्च कर दिया है, और ये जो स्कीम है ये कंटिन्यूअसली 2 सालों से रन ही हो रही है। अगर हम बातें करें इंटरेस्ट रेट की तो करीब करीब 6.3% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल जाया करती है। आप अलग अलग बैंकों की अगर तुलना कर लीजिएगा जब भी आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करने जाइएगा, और आप देख लीजिएगा कहाँ पर आपको स्पेशल सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाया कर रही है। तो अगर हम बातें करें यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन की तो पोस्ट जो ये फिक्स डिपॉजिट होती है बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर हमें किसी भी तरह की टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलती है। यहाँ पर जो भी पैसे हैं उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगी उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो भी हमारी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी ये स्पेशल स्कीम है ये लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए होती है। मतलब 5 साल से ऊपर की टेन्योर पे, मतलब जो एवरेज बैंक है उन्होंने 5 साल से ऊपर की टेन्योर पर ही ये जो स्पेशल इंटरेस्ट रेट है वो रखा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की बारे में सोच रहे हैं तो आप बैंकों के स्पेशल फिक्स डिपॉजिट को भी मद्देनजर रख सकते हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। 5वीं स्कीम है म्यूचुअल फंड स्कीम। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बातें करूं तो आप कहेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी मतलब रिस्की होती है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्कीम और सेफ्टी इन्वेस्टमेंट स्कीम की ही बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बातें करें तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी ऐसी स्कीम होती है जो लेस वोलेटाइल होती है। मैं यहाँ पर तो 100% सिक्योर नहीं कहूँगा, लेकिन लेस वोलेटाइल होती है। इक्विटी मार्केट जैसे कि जो लोगों के मन में ये जहन में रहता है अगर म्यूचुअल फंड है तो मतलब मार्केट में ही पैसे इन्वेस्ट होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड होती है जो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट पेपर, लीगल पेपर को परचेज करती है, और उन फंड को हम कहते हैं डेट फंड। अगर लॉन्ग टर्म डेट फंड की बातें करें तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट फंड मतलब 3 सालों से ऊपर के डेट फंड्स में, तो यहाँ पर भी रिटर्न करीब अच्छी खासी आ जाती है, 6 से 7% के बीच ही आ
जाती है और ये चूँकि लॉन्ग टर्म की होती है तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए आपकी अगर टाइम होराइज़न 5 साल से ऊपर है तो मैं कहूँगा आप थोड़ी-सी अपनी जो भी रिटायरमेंट पैसे है उसकी थोड़ी-सी परसेंटेज आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और इक्विटी फंड में भी एसटीपी सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान याद कर लीजिएगा, सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान के तौर पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो भी रिटर्न है वो 8% से ज़्यादा ही होगी, लेकिन आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 सालों से ऊपर होनी चाहिए। तो कुछ पैसे अगर आप चाहे अगे अभी अभी आप अगर रिटायर हुए हैं तो कुछ पैसे आप एज सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% अगर सिक्योरिटी चाहिए तो आप डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन स्कीम्स के अलावा भी अगर आप चाहें तो आरबीआई बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीपीएफ जो आपकी अगर पीपीएफ रन हो रही है उसको एक्सटेंड करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल जाया करती है। आरबीआई बॉन्ड की अगर बातें करें तो 6.5 मुझे लगता है एट प्रेजेंट 7.4% ही इंटरेस्ट रेट है आरबीआई बॉन्ड्स की, और पीपीएफ की 7.1% इंटरेस्ट रेट हो। तो अगर पीपीएफ अकाउंट अभी मैच्योर हो चुकी है अभी जो एक्सटेंड कर दीजिए विद कंट्रीब्यूशन 5 सालों के लिए। आरबीआई बॉन्ड आरबीआई के साइट पर जाकर आप देख लीजिएगा या फिर एसबीआई में जाकर देख लीजिएगा, तो आरबीआई बॉन्ड भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, बैंकों की स्पेशल सेविंग जो ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है, या फिर म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम, या फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी स्कीम भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड